हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिल विद पार्लियामेंट्स में। और तो आज का हमारा जो मुद्दा रहने वाला है वो संविधान संशोधन 131 जो कल के दिन ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुई है। और इस बिल के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं जो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं, और उसी के साथ क्या क्या दिक्कतें इस बिल को पारित करने में आ सकती हैं, उन सब चीज़ों पर भी हम ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्लियामेंट की बात, पार्लियामेंट बिल के साथ। तो जैसा कि इन बिल को आपको समझने से पहले सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है, वो है डिलिमिटेशन, जिसके बारे में आर्टिकल 81 और 82 बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आखिर ये वर्ड डिलिमिटेशन है क्या? अगर बेसिक में समझे तो आपको रीडेवलपमेंट पॉपुलेशन के हिसाब से अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्टेट असेंबली में बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है डिलिमिटेशन। तो जो लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था वो 1971 में हुआ था, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1971। और ये 42 अमेंडमेंट के साथ जो स्टेट असेंबलीज और जो लोकसभा के जो सीट थे उसको फ्रीज कर दिए गए थे 25 ईयर्स के बाद। और उसमें कहा गया था कि 2000 के बाद जो भी पहला सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद सीट फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन जब 2000 में ये बात फिर से उठी तब फिर से इसे 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया, और बाय आर्टिकल 84 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसे एक्सटेंड कर दिया गया कि 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगी उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। तो अगर आप देखें तो लगभग लगभग 50 साल हो गए हैं डिलिमिटेशन हुए, मतलब जो सीट को रीडिस्ट्रीब्यूट किए। और अगर आप सोच के देखिए तो अगर 1971 के सेंसस, मतलब उस टाइम की पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीट बटी हुई है उसके हिसाब से ही आज तक। तो ऐसा क्यों है कि कोई भी सरकार इसे करने से डरती थी पिछले साल में? तो होता क्या था कि जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं और ये जो साउथ के स्टेट है, जो साउथ के स्टेट का आर्गुमेंट ये है कि हमने फैमिली प्लानिंग्स को काफी अच्छे तरीके से यूज किया है और काफी अच्छे तरीके से अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, और नॉर्थ के स्टेट्स ने वो काम नहीं किया है। तो जिसके फायदा नॉर्थ को, अगर ये डिलिमिटेशन होता है तो नॉर्थ को इसका फायदा हो जाएगा और साउथ को इसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि साउथ में हो सके तो वहाँ के जो जो अभी के जो एमपीज हैं उनकी नंबर्स कम हो जाए, और जो नॉर्थ में जो प्रेजेंट एमपीज के नंबर हैं वो बढ़ जाएं। इसी डर के चक्कर में बहुत सारे सरकारों ने इस चीज को जल्दी छूने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अगर हम इसे नहीं करते हैं तो ये हमारे संविधान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा, और लोकतंत्र के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा इसे मान सकते हैं। तो मौजूदा सरकार ने आखिर ऐसा इस बिल को पास करके आखिर ऐसा क्या क्या चेंजेस लाने की सोच रही है? और इसी के साथ जो दूसरी एक बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 जो अमेंड किए गए थे 2013 में, जिसे नारी शक्ति अधिनियम, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने 1/3 ऑफ सीट्स को जो लोकसभा हो या स्टेट असेंबली में रिजर्व करने की बात कर रही थी। लेकिन उसमें क्या था कि जो 2023 के बाद जो अमेंडमेंट बिल में कहा गया था कि 2023 एक्ट जब पास हो जाएगी उसके बाद जो फर्स्ट सेंसस और उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद इस बिल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। बिल तो पास हो चुकी है लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन पे टाइम कितना, मतलब ये माना जा रहा था कि 2029 तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, जिसको अभी के टाइम में अगर गवर्नमेंट देखा जाए तो ये उसको ही पहले इंप्लीमेंट करने के लिए 2029 से पहले इलेक्शन के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है और डिलिमिटेशन करने के लिए सरकार सोच रही है। और लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने के लिए है, अगर सरकार ये चीज अभी सोच रही है ये पहले भी सोच सकती थी। और जो अभी डिलिमिटेशन के लिए जो सेंसस को लिया जा रहा है वो 2011 का सेंसस को काउंट किया जाएगा कि उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो डिलिमिटेशन होने वाले हैं उस टाइम के जो पॉपुलेशन से उसके हिसाब से ही डिलिमिटेशन हो जाएगी। तो जो प्रेजेंट जो आपका सेंसस हो रहा है जो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ है, उसको देखने के लिए यहाँ पर इससे कोई रिलेटेड वहां पर चीज बात नहीं की जा रही है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए और इन्हीं सब चीज को, जैसे अमेंडमेंट को, जो नारी शक्ति अधिनियम को 2029 से पहले लोकसभा इलेक्शन में इंप्लीमेंट करने के लिए ये डिलिमिटेशन का इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है, जिसके थ्रू ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो आर्टिकल 81 और 82 में लाया जा रहा है। तो इसके की फीचर्स क्या रहने वाले हैं? पहले मतलब जो आखिर कौन कौन से ऐसे चीज है जो हमें इस चीज में देखने को मिलेगी। तो जो पहला प्रोसेस है वो डिलिमिटेशन टू बी इन द प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, मतलब ऐसा कहना है कि जहां पर जितने पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहां पर उतना सीट्स, मतलब सीट देना पड़ेगा आपको। और इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि सारे स्टेट्स का जो पॉपुलेशन है उसको रफली सेम के अकॉर्डिंग मैच करना चाह रही है। और जो दूसरा फीचर्स है इसका कि अब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा सेंसस को यूज करना है डिलिमिटेशन के लिए। यहीं पर क्यों मुद्दा आ रहा है, क्योंकि हर पहले क्या होता था कि पहले सेंसस होता था और उसके बाद डिलिमिटेशन होता था। तो पहले था कि जो लेटेस्ट सेंसस हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन हम लोग किए जाते थे। लेकिन अभी जो इस प्रावधान में ये कहने का है कि पार्लियामेंट के पास डिस्पावर हो जाएगा कि वो किस हिसाब से कब कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन वो कराना चाह रही है। ये डिलिमिटेशन बिल 2026 में बात किया जा रहा है। और इसी के लिए जो अभी डिलिमिटेशन होने वाला है उसके लिए सेंसस जो लेने वाले हैं गवर्नमेंट वो 2021 का लेने वाला है। और जो तीसरा अपना फीचर्स रहने वाला है वो इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ सीट इन द लोकसभा। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा का जो सीट है वो
50% से बढ़ जाएगा। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो स्टेट के जो अभी जो मैक्सिमम सीट्स है वो 530 फ्रॉम मेंबर स्टेट और 20 फ्रॉम द यूनियन टेरेटरी। और जो ये अमेंडमेंट हो जाएगा तो उसके बाद ये नंबर बढ़कर हो जाएगा 850 अब, और जिसमें से 815 मेंबर्स होंगे स्टेट से और 35 मेंबर्स होंगे यूनियन टेरेटरी से। और जो तीसरा फीचर्स रहने वाला है, जिसके ऊपर हमने ऊपर भी बात किया, जो नारी शक्ति अधिनियम जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसको भी इसी के बाद, जैसे उसमें कहा गया था ना कि 2023 के बाद जो डिलिमिटेशन सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इसमें भी चेंजेस लाया जा रहा है कि जो सेंसस है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 2020 एक्ट, इसमें भी अमेंड करके जो रिक्वायरमेंट है कि ये सेंसस लेटेस्ट होना चाहिए, उसको चेंज करके गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो डिलिमिटेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग ये रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स को भी हम, और ये जो अमेंडमेंट बिल है इसको भी इंप्लीमेंट कर देंगे। और इसके बाद जो आखिरी जो हमारा दिख रहा है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, तो जो डिलिमिटेशन बिल 2026 है उसमें इंपावर किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट अ डिलिमिटेशन कमीशन टू कैरी आउट द डिलिमिटेशन। इसमें कौन कौन होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन और द इलेक्शन कमीशन नॉमिनेटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ द कंसर्न स्टेट होंगे, और तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी कि कौन हमारे चेयरपर्सन रहने वाले हैं। यही कुछ 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस बिल में कहा जा रहा है। अगर इसके बाद अगर हम देखने की प्रयास करें तो आखिर वो कौन कौन से दिक्कतें हैं जो सरकार को कंसिडर करने पड़ेगी, या जो सरकार को देखनी पड़ेगी कि आखिर इन 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 दिक्कतों को कैसे वो हैंडल करने वाली है। तो जो पहला इशू फॉर कंसिडरेशन रहना चाहिए वो रहता है नो कॉन्स्टिट्यूशनल सर्टिनिटी ऑन द प्रोडक्सिटी ऑफ टू डिलिमिटेड एंड यूज ऑफ लेटेस्ट सेंसस। जैसा कि मैंने ऊपर भी बोला कि आर्टिकल 81 और 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ डिलिमिटेशन ऑफ द सीट इन द लोकसभा, तो जिसके लिए वो जो लेटेस्ट सेंसस है उसको यूज करना है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की तरह वहां पर ये डिसाइड कर, ये पावर पार्लियामेंट को दे दिया जाएगा कि पार्लियामेंट कौन सा सेंसस को यूज करना चाह रही है डिलिमिटेशन के लिए। और ये डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा, जो गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है। और इसी के साथ अगर वहां सिंपल मेजोरिटी है तो जो गवर्नमेंट है इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू राज्यसभा का जो पावर है उसको काफी कंट्रोल कर सकती है, या बहुत वीक हो जाएगी राज्यसभा की पावर कि डिलिमिटेशन मतलब किस टाइप में कब यूज करना है। और जो दूसरा इशू फॉर कंसिडरेशन रहना चाहिए, रिलेटिव शेयर ऑफ द स्टेट इन द लोकसभा सेट टू चेंज, मतलब चेंज हो सकता है। जैसे कि जो संविधान जो आपका 2002 में 2001 में जो सीट को फ्रीज किया गया था नेक्स्ट 25 साल के लिए, जिसमें कहा गया था कि जो 2026 के बाद पहला सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तो ये बिल क्या कर रही है कि उस प्रोविजन को हटाकर ये कह रही है कि जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन है वो बेस्ड ऑन 2011 के सेंसस पे हम कर देंगे। और अगर ये होता है तो लोकसभा में कैसे सीट्स को चेंज हो सकती है। अगर जो तमिलनाडु की सीट है वो 39 से घट के 32 पे आ सकती है, केरला की सीट 20 से घट के 15 पे आ सकती है, वहीं उत्तर प्रदेश की सीट्स जो 80 से बढ़ के 89 हो सकती है, बिहार की सीट 40 से बढ़ के 46 हो सकती है, राजस्थान की सीट 25 से बढ़कर 30 हो सकती है। और इसी के साथ इस जो बिल पे बात हो रही है वो राज्यसभा की लोकसभा की सीट को बढ़ाने की बात हो रही है। वहीं राज्यसभा में जो सीट है, जो आर्टिकल 80 बता रही है कि जो राज्यसभा की सीट जो है मैक्सिमम 250 होने चाहिए, उसके ऊपर जो ये अमेंडमेंट बिल है वो कोई भी मतलब कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे, वो अनचेंज ही रह रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो लोकसभा की जो सीट्स है वो 550 से बढ़कर 850 हो जाएगी, लेकिन जो राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीट है वो 250 की जगह 250 ही रहेगी। और इसी के साथ जो रेशियो ऑफ सीट्स है बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा वो चेंज हो जाएगी 2.2:1 से 3.3:1 में। मतलब समझ लीजिए तो ऑलमोस्ट 50% की इंक्रीज तो आप दे रहे हैं लोकसभा में। और इसके कारण क्या हो सकती है कि आने वाले समय में लोक राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो इलेक्शन उनके थ्रू ही और राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपीस होते हैं उनका जो पावर रहेगा, रिलेटिव शेयर्स जो रहेगा इलेक्शन में जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में होता है, वहां पर लोकसभा की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। जो ज्वाइंट सिटिंग्स होती है उसमें लोकसभा की पावर बढ़ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि अगर ऑपोजिशन फॉर इवन ऑपोजिशन हैज अ 2/3 मेजोरिटी इन द राज्यसभा, अगर राज्यसभा में अपोजिशन के पास पूर्ण बहुमत भी है, तो अगर कोई सरकार चाहे तो 50 चाहे तो उस बिल को ओवरराइड कर सकती है अगर उसके पास लोकसभा में 56% की सीट है, क्योंकि आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ जॉइंट सिटिंग इफ द बिल हैज पास्ड फ्रॉम द वन हाउस एंड रिजेक्टेड फ्रॉम द अदर हाउस और इट इज कीप्ड इन अदर हाउस फॉर द 6 महीने के लिए। अगर उस सदन में बिल को अगर राज्यसभा में रोक भी लिया गया तो उसके बाद आर्टिकल 106 ये प्रावधान देती है कि ज्वाइंट सिटिंग के लिए दोनों हाउसेस को बुलाया जाए। तो उस जगह पर देखा जाए तो फिर से लोकसभा ऊपर चल जाएगा, राज्यसभा नीचे आ जाएगा। और जो दूसरा दिक्कत हमें देखने को मिल रहा है, अगर लोकसभा में सीट बढ़ती है तो क्या इंक्रीज, क्योंकि साइज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा
पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, क्योंकि आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो टोटल मेंबरशिप है उसका 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए लोकसभा का मेंबर्स के लिए। लेकिन अभी में जो लोकसभा में जो सीट हम लोग 50% से बढ़ा रहे हैं, 554 से 815 कर रहे हैं, तो इसको परमिसिबल साइज ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही बढ़ाना पड़ेगा। जो प्रेजेंट टाइम में 81 है वो बढ़कर 122 हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर लिमिटेशन प्लेस करता है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91 एक्ट 2003 का है, जिसमें ये कहा गया है कि एबनॉर्मल लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन विल बी वेरियस प्रैक्टिस विल बी नीडेड प्रोविएटेड बाय लॉ। मतलब उस टाइम पे प्रोविएट कर दिया गया था, मतलब लार्ज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको नहीं बनाना चाहिए ऐसे देखते हुए। इसी के साथ ये क्वेश्चन राइज कर रहा है कि अगर लोकसभा में सीट बढ़ रही है तो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी साइज पे कुछ असर आएगा, मतलब इंक्रीज होगा। और अगर इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ लोकसभा देखें तो इसके अंदर जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है कि ऑपोजिशन फॉर एमपी टू पार्टिसिपेट इन लोकसभा। अभी भी आप देखते हैं कि सरकार के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि सरकार हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती, हमारी माइक बंद कर दी जाती है, हमें स्पीकर साहब बोलने नहीं देते। उस सेम चीज का अगर जब एमपीज को बढ़ जाएंगे और प्रेजेंट टाइम में जो ड्यूरेशन है लोकसभा जो थ्री सेशन चलते हैं उसके सेशन के टाइमिंग को नहीं बढ़ाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो मिनिस्टर के बोलने के टाइम को कम किया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर एक एमपीज को उसके टाइम कम हो जाएगा, जो किसी बिल पे डिबेट करना है उसका टाइम कम हो जाएगा, मेजर इश्यूज के लिए टाइम कम हो जाएगा। और जो क्वेश्चन पूछने का अधिकार रहता है, जो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस को राइज करके, वो सब बैलेट के थ्रू होता है। और जब इंक्रीज इन एमपी होगा, जब लोकसभा में एमपीज की जो जगह बढ़ जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं है कि प्रोबेबिलिटी आपकी, मतलब अगर 100 में अगर आपको है तो एक मौका मिल रहा है, अगर 850 सीट्स के बीच में तो आपको कितने मौके मिलेंगे। जो क्वेश्चंस रेज करने की जो अपॉर्चुनिटी है ईच एमपीज के, वो भी घट सकते हैं, वहां पर भी इशू हो सकती है। और जो लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो इशू फॉर कंसिडरेशन रहने वाला है वो डिलिमिटेशन कमीशन नॉट डिफाइंड। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो इंट्रोड्यूस किया गया है बिल में, उसमें जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है उसको डिफाइन नहीं किया गया है कि आखिर इसके अंदर क्या क्या होगा या क्या क्या चीजों को हम इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये सब आपका इशू ऑफ कंसिडरेशन रह सकता है, जिसको आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है इस बिल को। और अगर हम और एक चीज देखें तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, तो जो नंबर्स ऑफ सीट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मणिपुर और मेघालय का जो सीट है विल बी नॉट रिड्यूसेस, वो एक्सेप्शन स्टेट है विद अ पॉपुलेशन बिलो 60 लाख, तो उनके वहां पर कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो अभी तो इस बिल के ऊपर लोकसभा में डिबेट कंटिन्यू चल रहे हैं, आने वाले समय में देखते हैं कि ये बिल पास होता है, और अगर पास होता है तो क्या इसको लेकर ऑपोजिशन या अलग अलग एमपी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे पे जाते हैं या नहीं। तो आने वाले समय के लिए सारे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स के बिल जो कंटिन्यूअसली इंप्लीमेंट होते हैं या पास होते हैं या इंट्रोड्यूस होते हैं, हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके पास अपनी सारी बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को जितना से जितना हो सके और लोगों तक पहुंचाएं कि आखिर इस डिलिमिटेशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या चेंजेस लाने वाली है, क्या क्या बदलाव आने वाले हैं आने वाले समय में। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।